भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और सभी श्रोताओं को नमस्कार। सोनाली आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। संगीता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। क्या हाल है? अच्छे हैं बिल्कुल। और देखिए मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है जो आपके हाथों में बड़ी सुंदर सी मेहंदी आपने रचाई है। शादियों का मौसम है तो हाथ में मेहंदी है और माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है और मौसम भी इतना खूबसूरत है। हाँ। पर संगीता जी एक बात के लिए थोड़ा सा अफसोस हो जाता है कि इतना सुंदर आयोजन किया जाता है शादी समारोह में और उस वक्त लोग इतना सब कुछ एंजॉय करने के बदले में अपने मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं, मोबाइल में झुके हुए रहते हैं। और कुछ लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं कि देखो ये कितना मोबाइल में लगे हुए हैं। कुछ लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं। हाँ, और कुछ लोग इसलिए परेशान होते हैं कि घर के सदस्य जो है मोबाइल में लगे हुए हैं और हम फिर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। जी जी। तो आज के हम विषय बता दें कि हाँ। आज है ना हम इस विषय पर बातचीत करने वाले कि मोबाइल फ़ोन कितना दूर कितना नज़दीक, यानी कब हमें दूर रखना चाहिए और कब हमारे नज़दीक रहना चाहिए मोबाइल फ़ोन। साथ ही समय के पाबंद के बारे में भी हम बातचीत करेंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं इस विषय पर। साथ ही आज व्यंजन भी होंगे। शादी की बात चली है तो कुछ मीठे कुछ तीखे कुछ व्यंजन होंगे। हमारी सखियां श्रोताएं भी लिख कर भेजेंगे इन व्यंजन को। और विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है तो इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जो अपने श्रोताओं से साझा करनी है और हमारे श्रोता भी बहुत सारी बातें अपनी लिख रहे हैं। तो देखिए ये दीवानापन कहीं मोबाइल का तो नहीं। बिल्कुल, ये तो आँख मिलाई और गया फिर मोबाइल के अंदर, फिर दिमाग उसमें ही रह जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सटीक बात आपने कही है ना। वैसे आज एक खास दिन है, आज है माइनॉरिटीज राइट डे यानी विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 दिसंबर 1992 से इस दिन को मनाने की घोषणा की गई। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिवस अल्पसंख्यकों को और अपने मतलब अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। उसका उद्देश्य है कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उसका उद्देश्य ये है कि हम सब भी उन्हें सम्मान दें और उन्हें इस दुनिया में यानी कि पूरा संपूर्ण सम्मान मिले। और हमारे और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं जो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, आज सखी सहेली कार्यक्रम में जो विषय हैं उनको लेकर। वैसे जहाँ तक इस विषय की बात है कि उनके अधिकारों के विषय में जागरूकता, साथ ही साथ इस दिन का जो उद्देश्य है इसके लिए जो जगह जगह पे जो सेमिनार वगैरह किए जाते हैं या जो बताया जाता है कि भाई आप अपने अधिकारों के लिए किस तरह से जागरूक रहें, तो इन सब चीज़ों में खासकर अपने लिए भी अपनी तरफ से भी सोचने की ज़रूरत है कि मतलब क्या हमें अधिकार जब मिलते हैं, देखिए अधिकारों की बातें तो हम हमेशा करते हैं जी। तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य है, यानी ये कह सकते हैं कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत सटीक बात आपने कही और इस और गौर फरमाने की ज़रूरत है। वैसे एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि समाज में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन उनके अधिकारों की रक्षा और उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। जी जी। और अलग अलग जो लोग मतलब जो कैटेगरीज है, यानी कि अगर हम बात करें कि महिलाओं के सशक्तिकरण की, सुरक्षा की या फिर शिक्षा की बात करें, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों चाहे जो भी हों, तो उनके जो और भी संरक्षण को लेकर के जो बातें होती हैं वो हैं रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मुहैया हो सके। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी सी है कि जो भी स्किल आपके अंदर है, जैसे किसी को बुनाई बहुत अच्छी लगती है या किसी को कोई अलग सी कारीगरी या कला अच्छी लगती है, तो जो भी कला आपके अंदर है आप उसे निखारें और उसके साथ आगे आएँ। और फिर आप देखिए कि तमाम तरह के अवसर ऐसे अपने आप ही हो जाते हैं आपके अगल बगल कि
उनको पोषित करने में आपको बड़ी सी कह सकते हैं आसानी होती है। तो ये जो स्किल है, जो एक अपने अंदर एक जो क्वालिटी है वो आगे आती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, न कि बहुत सारी चीज़ें समझिए दे दी जाती हैं या फिर मुहैया करा दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि भाई इधर चलें कि इधर चलें, इधर चलें कि इधर चलें। तो आप देखिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं तो उसको आप फिर आगे करें। तो ये एक अपने आप को सशक्त बनाना है ना, सशक्तिकरण का ही एक कह सकते हैं कि भाग है जी। और जो हमारी जो महिलाएं हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, हम सभी की, फिर वो अल्पसंख्यक समुदाय की हो या अन्य महिलाएं हो, उन्हें बराबर अवसर मिलना चाहिए, शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें अपनी बात सामने रखने का अधिकार मिलना चाहिए, साथ ही उनका भी जो है ना उन्हें भी रोज़गार मिले, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। बस हम ये पेपर पे न रह जाए ये बातें, इस बारे में हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। संगीता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने समय पर भी समय के पाबंद कैसे होना चाहिए इस पर भी बहुत सारे कमेंट्स लिख कर भेजे हैं। वैसे आजकल ठंड का मौसम है। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि समय के पाबंद नहीं रहेंगे तो समय ही हमें अपने घर में बंद कर देगा। कहीं बाहर गांव जाना हो तब ट्रेन या बस के समय अनुसार घर से निकलना ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपनी में या सरकारी दफ्तर में जॉब कर रहे हैं, ऑफिस समय पर पूर्व पहुंचना बहुत आवश्यक है। समय पाबंदी के अलावा अनुशासन का पालन करने के लिए कोई उत्तम उदाहरण देना हो तब हम आकाशवाणी का उदाहरण दे सकते हैं। विविध भारती का सखी सहेली प्रोग्राम हो या वंदनवार हो या गीतमाला, सभी कार्यक्रम अपने निश्चित समय पर शुरू हो जाते हैं। मेरे टेलीकॉम विभाग की बात करूँ तो हमारे ट्रंक कॉल या लोकल कॉल ऑपरेटिंग ड्यूटी भी 24 घंटे राउंड द क्लॉक चलने वाली हुआ करती थी। उसमें समयबद्धता का पालन करना अति आवश्यक होता था। तो बहुत सुंदर बात। हाँ, और एक और श्रोता ने लिखा है कि समय की पाबंदी को महत्व देने वाली संस्कृतियों में देर से आना दूसरों के समय का अनादर करने के रूप में देखा जाता है और इसे अच्छा नहीं माना जाता। कहने का मतलब ऐसे मामलों में समय की पाबंदी को सामाजिक मतलब भाई ये तो कुछ उन्होंने लिखा है कि सामाजिक दंड द्वारा लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ एक उदाहरण भी इन्होंने दिए हैं कि भाई लेकिन ऐसा तो फिर सबके साथ लागू हो जाएगा ना, है ना, उसमें तो सभी रहेंगे फिर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि समय के पाबंद रहें, समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि मतलब बोलेंगे कुछ और समय पर करते नहीं हैं और फिर मतलब जो कुछ मिलने का समय रहता है फिर उस समय पर नहीं आते। यानी कि 12 बजे का समय है, अगर पहुँचेंगे 2 बजे, तो कृपया ऐसा न करें। हर काम में समय के पाबंद रहें, जल्दबाजी न करें, लेकिन काम को समय से करें। समय का पाबंद होना हमारी ज़िंदगी को भी सुधार देता है और हमें एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद मिलती है। टाइम इज़ मनी, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छा, डॉन इन्होंने कुछ लिखा है। मैं समझ गई कि डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये सचमुच समय बड़ा बलवान भी होता है और समय जो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं, समय किसी की सुनता नहीं, किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए समय की पाबंदी रखना ज़रूरी है जो दिन ब दिन कम दिखाई देने लगी है। सार्वजनिक कार्यक्रम हो, शादी का मंगल कार्य का मुहूर्त हो, मेजबानी की दावत हो या स्कूल ऑफिस का वक्त हो, परीक्षा, यात्रा, रेलवे का प्लान हो या फिर टाइम टेबल हो, कार्यवाही में बेपरवाही जताई जाएगी तो भारी नुकसान होगा और ज़रूर कहना पड़ेगा वक्त ने किया क्या हंसी सितम। यानी ऐसा कहने का वक्त आ सकता है अगर हम लेट हो गए तो। हाँ, देखिए जीवन की सफलता जो है वो तभी कदम चूमती है कि जब हम सब समय की पाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए काम को करते हैं जी। और क्योंकि देखिए समय पर जो भी काम किया जाए उसका जो फल होता है वो सही होता है। और अगर समय निकलने के बाद कुछ काम किया जाए तो फिर यही होता है कि भाई काम फिर ठीक तरह से पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि आपाधापी भी हो जाती है। जी। अगर आप देखिए कि सुबह सो के उठने में ज़रा सी देर हो जाए तो फिर सारा दिन जो है वो जल्दीबाजी में भी काम करते रहें, फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया। और समय से सो के उठें, समय से काम करें तो फिर वो काम करने के बाद भी बहुत सारा समय बच जाता है। ये आपने बहुत सही बात कही। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि मुझे ये काम करना था, मुझे वो काम करना था, मुझे गाना सीखना था, मुझे नृत्य सीखना था या कोई कला सीखनी थी, पर मेरे पास वक्त ही नहीं था। पर अगर हम सभी काम अगर समय पर करें तो हम जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी जो काम हम करना
चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो जो समय बचता है तो उसमें जो भी आपका हुनर है आप उसे निखार सकते हैं। और एक समय ऐसा था ना जब लोग, या आज भी लोग ऐसा कहते हैं कि दोपहर के समय में दिन में सोना नहीं चाहिए। तो एक समय ऐसा था कि जब दिन भर लोग काम करते थे, लेकिन फिर भी आप देखिए कि घर की जो महिलाएं थीं वो दोपहर में नहीं सोती थीं। उस समय बुनाई होती थी या फिर कढ़ाई होती थी, सिलाई होती थी, या फिर कुछ और भी मतलब काम जो शाम के भी हैं, जैसे सब्जी वगैरह काटना है, जो भी। तो वो भी समय का एक तरह से बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग करती थी। और देखिए बैठकर स्वेटर बिनना हो या जो भी हो, वो तुरंत तैयार भी हो जाता था। और फिर शाम के 4 बज गए, फिर बस शाम का काम शुरू हो गया, तो वो भी जल्दी निपट जाता था। बहुत जल्दी सब काम हो जाते थे। उस वक्त टीवी भी नहीं हुआ करता था, तो हम जल्दी सो भी जाते थे, मोबाइल से दूर थे। यानी वो जीवन कुछ अलग ही था। एक हमारे साथी लिखते हैं, एक सफल व्यक्ति का समय का पाबंद या समयनिष्ठ होना बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। समय का पाबंद का अर्थ एक व्यक्ति के लिए निश्चित समय पर कार्य करना है, दिए हुए समय पर किसी भी कार्य को पूरा करना है। एक व्यक्ति जो हमेशा अपने कार्य को समय पर पूरा करता है उसे समय का पाबंद या समयनिष्ठ कहते हैं। समय का पाबंद होना एक व्यक्ति की विशेषता होती है जो उसे सभी कार्यों को समय पर करने में सक्षम बनाती है। यह काम में देरी के किसी भी प्रकार के बहाने के बिना एक व्यक्ति को सही समय पर सही काम करने के लिए सक्षम बनाती है। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी आदत तो है कि मैं समय से पहले ही कहीं पहुंच जाती हूँ। मेरे स्कूल में करीब रोज किसी न किसी टीचर को देर से आने के लिए बोला जाता था, पर इस मामले में हमेशा मेरी तारीफ होती थी, जबकि मेरे घर से स्कूल की दूरी सिर्फ 5 मिनट की है। तो देखिए पास रहने वाले अक्सर कहते हैं कि लेट हो जाते हैं, है ना? ऐसा होता है, पर सचमुच आपने जो आदत अपनाई है वो सचमुच बहुत अच्छी आदत है, और ये आपकी आदत है जो लोगों के लिए उदाहरण भी बन गई है। जी हाँ। अगर समय के पाबंद ना हो तो फिर हमारे मुंह से गाना निकल सकता है ना, सही है बेईमान। जी। हमारी एक साथी ने लिखा है कि समय की पाबंदी हमारे आसपास की प्रकृति द्वारा भी अपनाई जाती है। हम देखते हैं कि सूर्य समय पर उगता है, अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपना कार्य समय पर करती है। पक्षी सुबह जल्दी उठते हैं और चहचहाट की आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार हम सभी समय की पाबंदी का अभ्यास करते हैं, क्योंकि यह न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समुदाय और पूरे राष्ट्र के लिए सफलता की कुंजी है। बहुत सही बात इन्होंने लिखी है। साथ ही हमारी एक साथी ये भी लिखते हैं कि समय के पाबंद हम हैं तो प्रकृति के साथ हैं, नहीं तो प्रकृति स्वयं ही अपने चपेट में ले लिया करती है। इसके परिणाम स्वरूप ही कहा जाता है कि वर्षा जब कृषि सुखाने। जी हाँ, प्रकृति के साथ समय के पाबंद रहेंगे फिर प्रकृति भी हमारे अनुकूल रहेगी। हम कितने समय के पाबंद हैं यह हम स्वयं अपनी ज़रूरतों को देखकर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, और अपने को देखिए, पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है कि समय से अगर कोई काम हो जाए तो हम लोग भी बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि देखिए अब ये सारे काम निपट गए। और अगर नहीं होता तो मन में एक आपाधापी मची रहती है, फिर सारा दिन ये लगता है कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। तो अपनी आत्म संतुष्टि भी इससे बहुत होती है अगर हम समय की पाबंदी का ख्याल रखें। और एक बात है ना संगीता जी, जो लोग समय के पाबंद होते हैं उनके दूसरों के साथ बहुत मधुर संबंध होते हैं, क्योंकि जो लोग खुद के समय का महत्व समझते हुए लोग दूसरों का भी सम्मान करते हैं। हाँ। जैसे किसी को वक्त दिया है कि हम इतने बजे मिलने आएंगे, वो सारे तैयारी करके बैठे हुए हैं कि चले इन्हें हमने डिनर पे लंच पे ना खाना खाने बुलाया है, भोजन के लिए आमंत्रण दिया है, और अगर हम बताए हुए समय के 2 घंटा बाद जाएंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे, उन्हें भी खाना खाना है, उन्हें और दूसरे भी काम करना है, फिर बोलेंगे भाई ये मेहमान तो नहीं चाहिए। हाँ, तो मेहमान नवाजी और मेज़बानी दोनों गड़बड़ा जाएगी। तो इस बात का हमें समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। संगीता जी हमारे साथी लिखते हैं कि समय के पाबंद किसी भी कार्य को निर्धारित समय या निर्धारित अवधि से पहले ही करना ही समय की पाबंदी कहलाती है। अगर आप समय के पाबंद हैं तो सदैव तनाव मुक्त रहेंगे, आप अपने काम सदैव समय पर करेंगे, लोगों के लिए आप विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं, कार्यस्थल पर भी आपकी छवि सदैव अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों को भी सबसे पहले समय का प्रबंधन ही पढ़ाया जाता है, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही समय पर काम करने से छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन भी होता है। साथ ही बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, यानी जो हमारे
आदर्श होते हैं। हाँ। उन्हें भी देखिए ना, कभी उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन से जुड़ी बातें, तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने समय को बहुत महत्व दिया, इसलिए वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और क्या है कि जब हम किसी नियम को या कोई पाबंदी अपने ऊपर लगाते हैं तो फिर उसमें बड़ी कई बार तकलीफ भी हो जाती है कि भाई ये कैसे होगा, ये हम कैसे कर पाएंगे, इतना सुबह कैसे उठ पाएंगे। तो कुछ पाने के लिए तो कुछ करना तो पड़ता है जी। तो नींद तो खोनी पड़ेगी और सुबह उठना, फिर जल्दी जल्दी से काम करना। देखिए हम लोग मौसम से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, है ना सोनाली, लेकिन पंछियों को आप देखिए कि बस जब भोर हुई उसके पहले से ही उनको पता चल जाता है और कि मतलब सवेरा होने वाला है ना। तो उनकी चहचहाहट है या फिर उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो उनकी तिनकों को उठा कर ले जाना, या फिर घरौंदों में भी आप देखिए। अब आजकल अगर हम ये बातें करते हैं तो लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि सुबह जब हम लोग देखते थे कि भाई चिड़िया यहाँ से उड़ी और देखिए तिनका लेकर गई, फिर अपने घोंसले में गई, या फिर जाड़ों के समय में ज़्यादा जो उनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं गौरैया के, वो उनको उड़ाने के लिए लेकर आती हैं। तो वो देखिए आप कि वो भी बच्चे सुबह उठा कर लेकर आती हैं। और ये प्रकृति हमें बहुत सीख देती है। बस जरूरत है कि मोबाइल को बाजू में रख दें और प्रकृति का आनंद ले, देखें कि दिन कैसे उगता है। और अभी तो मुर्गे की मांग सुनाई नहीं देती है शहरों में, पर गाँव में वो भी मांग सुनाई देती है हमें, और बहुत खूबसूरती के साथ हम आनंद ले सकते हैं। पर हम लगे रहते हैं पूरे टाइम मोबाइल में। संगीता जी, हमारे साथियों ने, सारे श्रोताओं ने मोबाइल फोन कितना दूर कितना नज़दीक इस विषय पर इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं। तो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि मोबाइल कितना दूर कितना पास। एक सर्च के अनुसार हम सब हर दिन 2 से 3 घंटा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन इसमें थोड़ी सी दूरी भी बनाकर रखें। और मोबाइल को दूर रखने की बात है तो कहा जाता है कि रात को सोते समय मोबाइल को अपने पास एकदम पास नहीं रखना चाहिए। इससे निकलने वाली हानिकारक किरणें हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्योंकि देखिए अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो भी हम लोग गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहा जाता है कि न सिर्फ मोबाइल ही है, बल्कि जो चार्जर, जब हम इसको चार्ज करते हैं, या फिर और भी जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उनका ज़रा संभल कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और मोबाइल का तो खास कर, क्योंकि जब हम मोबाइल को ऑपरेट करते हैं तो न सिर्फ ये अकेले, बल्कि इसमें हमारी आंखें हैं, जो हमारी दिमाग की नसें हैं, है ना, जो हमारा पूरा पूरा ध्यान एक कहते हैं ना कि एक केंद्रित रहता है, बस कि बस इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है ना। तो ऐसी एक कौतूहल सी मन में होती रहती है। बल्कि कभी आप देखिए कि मैंने तो कभी कभी ऐसा भी देखा है कि कहीं कुछ नहीं है, फिर भी मतलब घूम रहा है मोबाइल। नहीं, और ऐसा होता है ना कि मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये हम आभासी दुनिया में इतने एक्टिव रहते हैं, पर जब ज़रूरत पड़ती है ना तब हम अकेले रहते हैं। इसका कारण है कि हमारे पास में बैठे व्यक्ति की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और बस इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बस किस चीज़ को कितना समय देना है, ये बात भी बहुत ज़रूरी है। वैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण महत्व है। हम रात्रि से सोने से लेकर उठने तक मोबाइल का उपयोग करते हैं। हम मोबाइल का उपयोग दैनिक जीवन में कई कामों के लिए करते हैं, जैसे न्यूज़ देखना, टीवी देखना, वीडियो देखना, साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉल करना, सोशल मीडिया आदि का उपयोग नित्य करना। इसके अलावा हमें किसी जानकारी को सर्च करना है, किसी स्थान को आसानी से सर्च किया जा सकता है। इसके अलावा भी मोबाइल का दैनिक जीवन में अत्यंत महत्व है। ये बात बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने कि सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं। तो जानकारी लेना या लोगों से टच में रहना ये बात अलग है, पर दिन रात बस उसी में उलझे रहना ये बात थोड़ी गलत है और इससे नुकसान हमारा भी होगा, पूरे परिवार का भी होगा। तो इसलिए हमें थोड़ी दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम बात कर रहे थे जो समय की पाबंदी की, तो वो बहुत ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जो अगर एक बार निकल गया तो फिर आप सोचेंगे कि भाई हमने उस समय ध्यान दे दिया होता तो अच्छा था। तो समय जो है उसको भी थोड़ा सा नियोजित करना बहुत जरूरी है। जी। साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, मोबाइल फोन आजकल एक स्टेटस सिंबल है, शौक से ज्यादा जरूरत बन गई है। 1 मिनट को भी फोन इधर उधर हो जाता है तो हम हड़बड़ी मचा देते हैं। फोन करने या रिसीव करने के साथ साथ कितने ही बैंक के और ज़रूरी डाटा लोड रहते हैं। फ़ोन के खाते भी तुरंत सभी अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। बहुत से साइबर क्राइम करने वाले जागरूक हो जाते हैं। ज़रा सी भी चूक नहीं हुई कि पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। वही बहुत सी गलत
लत भी लग जाती है बेमतलब के मैसेज करने की और मैसेज भेजने की। यानी कहने का तात्पर्य इनका कि मोबाइल की है ना लत लग जाती है हमें, कि मोबाइल दिखाने के हम इसे परेशान हो जाते हैं। हम बिल्कुल ऐसे कि अभी क्या करें, हमारा मोबाइल नहीं दिख रहा है तो इतना बड़ा संकट आ पड़ा है, इस तरह से हम व्यवहार करने लगते हैं। और कई बार नुकसान भी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा आ रहे हैं, भीड़ में भी मोबाइल जो है चला रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि महंगे महंगे मोबाइल या फिर जो महंगे नहीं भी हैं लेकिन काम के हैं वो गिर जाते हैं, फिर नुकसान होता है। फिर उसको लेने के चक्कर में फिर हम भी उतर जाते हैं और फिर ऐसा होता है कि फिर एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनके बहुत चांसेस रहते हैं। तो खोने का, गिरने का भी वो भी एक आपका नुकसान है जी। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम मोबाइल फ़ोन को लेकर इतने मग्न हो जाते हैं कि अगर हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, हम बैठे हैं टैक्सी में, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भाई हमें कहाँ ले जा रहे हैं वो टैक्सी वाले, कहाँ जा रहे हैं, हम तो पूरे उसी में खोए हुए हैं। तो थोड़ा सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है, खासकर युवाओं को, युवतियों को, कि जब टैक्सी में बैठे हैं तो मोबाइल थोड़ा बगल में रख दें और ध्यान रखें कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ता कौन सा है, किस गली से जाना है, इस बात की ओर बहुत जागरूक रहना ज़रूरी है। आजकल तो देखा है संगीता जी कि लोग मोबाइल में इतने चलते 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 कि टकरा भी जाते हैं। हाँ, बहुत काफी क्लोज आ जाते हैं। हाँ, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि अरे भाई कि कहाँ जा रहे हैं। और ऐसे में जैसे कि रास्ते में भी कहीं गड्ढा हो तो उसमें गिर सकते हैं। बहुत सारी, आपने जैसे कहा कि दुर्घटनाएं हो सकती है, तो बस इस ओर मेहमान भी बोर हो सकते हैं कभी है ना जी। और नहाते वक्त भी देखिए कई बार मोबाइल रहता है जी, तो खाना खाते वक्त या कि नहीं शेल्फ पर लोग रख देते हैं कि भाई कोई ज़रूरी कॉल आ जाए। तो अब किसी के घर मेहमान बनकर जाएं, अगर हम जाएं या फिर हमारे घर कोई आए और उसी में उलझे रहें, मोबाइल में उलझे रहें, तो फिर समझ नहीं आता कि मतलब बातें किससे हो रही हैं, मोबाइल से हो रही हैं, हमसे हो रही हैं। मेहमान भी सोचेगा, मेज़बान भी सोचेंगे। और सचमुच जब हम किसी कार्यक्रम को देखने जाते हैं, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम है या कोई ड्रामा नाटक, वहाँ पे भी लोग टिकट लेके और बस थोड़ा सा वहाँ का वीडियो लेंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे और फिर वो नाटक से, वो ड्रामा से या उस प्रोग्राम से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें बस ये देखने में उलझे रहते हैं कि मुझे कितने लाइक्स मिले, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्या कमेंट्स किए। तो भाई वर्तमान में जीना सीखना चाहिए, हमें वर्तमान की खुशियाँ खोजना चाहिए कि वो जो कार्यक्रम जिसके लिए हमने टिकट खरीदी है वो देखना ज़रूरी है, वो एंजॉय करना ज़रूरी है, ना कि हम मोबाइल में घुसे रहे। हाँ, उसका भी एक छोटा सा वो वीडियो शूट करते रहते हैं वहाँ पर। तो वीडियो शूट जो होता है वो फिर उसका जो भी काम होता हो, लेकिन वहाँ पर भी वीडियो शूट होता है। अच्छा, मोबाइल में जो लाइट आती है, रोशनी आती है, वो भी दूसरों को डिस्टर्ब करती है। भाई दूसरे हैं तो भाई चलिए उनको तो देखने का मन है, लेकिन उसमें भी फ़ोन पे बात होती रहती। कई बार तो ऐसा देखते हैं और फिर लाइट जो उसकी लगातार जलती रहती है। तो सार्वजनिक जो जगहें हैं उन पर, वहाँ पर सतर्कता से मोबाइल का इस्तेमाल करना, इसमें ज़रा भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये खासकर जो हमारे वृद्ध जन जो नया नया मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ज़रूरत है कि पहले साइलेंट मोड पे डाल दे। नहीं तो कोई मूवी देखने गए, कोई नाटक देखने गए तो फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है और फिर वो पर्स में से मिलता भी नहीं है मोबाइल, वो बज रहा है, अगल बगल में बैठे लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसमें भी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन से बचने के लिए इसे शरीर से 15 से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। फ़ोन पर बात करते समय इसे सिर से सिर्फ 5 सेंटीमीटर यानी करीब 2 इंच दूर रखने से सिर तक पहुंचने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 75% तक कम हो जाती है। सोते समय फ़ोन को कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। इससे मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन शरीर तक नहीं पहुंच पाती। फ़ोन की स्क्रीन से आंखों की दूरी 16 से 24 इंच यानी 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच रखनी चाहिए। इससे आंखों को तनाव से बचाने के लिए और आंखों की सेहत बनाए रखने में मदद मिलती है। ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करने से आंखों में थकान, सरदर्द और तनाव हो सकता है। वयस्कों के लिए दिन में 3 से 4 घंटे फ़ोन का इस्तेमाल करना सही माना जाता है। फ़ोन से दूर रहने के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं। जब आप अपनों के साथ हो तो फ़ोन को एयरप्लेन मोड में कर दे, नोटिफिकेशन बंद कर दे, थोड़ी देर के लिए अपना सिस्टम बंद कर दे और फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखे। पर ऐसा भी करने से कभी कभी ऐसा ना कुछ ज़रूरी फ़ोन भी आ सकते हैं, तो मन पर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है कि भाई फ़ोन दूर पे रख दिया है और बस अगर फ़ोन बजेगा देखेंगे कि ज़रूरी कॉल है तभी उठाए, है ना। घड़ी घड़ी आवाज़ आती रहती है मोबाइल।
हमारे ना बहुत सारे साथियों ने इसी विषय पर बातचीत की है कि भाई मोबाइल फ़ोन को दूर रखें, पर यह भी उतना ही ज़रूरी है संगीता जी कि मोबाइल फ़ोन को कब पास रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल खरीदते तो हैं, हम क्यों खरीदते हैं कि भाई लोगों के संपर्क में रहें, हम घर से बाहर जाए, और हम ऐसा करते हैं कि बाहर जाने के लिए निकले और हम पर्स में मोबाइल लेना ही भूल जाते हैं या मोबाइल साथ में रखना ही भूल जाते हैं। तब हम बहुत सारी परेशानी में आ जाते हैं। हमारे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये आ नहीं रही है, इतनी देर हो गई, शाम हो गई, अभी तक पहुंची नहीं है, और इनके पास मोबाइल भी नहीं क्योंकि मोबाइल घर पे भूल गए हैं। तो जब भी बाहर जाए तो मोबाइल अपने पास ज़रूर रखें। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे कोई फ़ोन कॉल आया या कोई मैसेज आया, उसे फिर ये होता है कि टाल देते हैं कि अच्छा देख लेंगे, अच्छा बात कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप देखिए कि उसमें ज़रूरी कॉल है तो तुरंत आपको बात करना चाहिए। क्या मैसेज है तुरंत देखिए, है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और कभी हम शॉपिंग करने बाहर गए, मोबाइल लिया हाथ में, फिर कुछ साड़ी देखने लगे, मोबाइल वहीं पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, बस फिर पेमेंट किया और निकल गए, फिर मोबाइल वहीं रह गया। या फिर कुछ खरीदते वक्त वहीं पे रह गया। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उस वक्त मोबाइल हमारे पास चाहिए, क्योंकि ये जो है ना मोबाइल के कारण हम अपनों के संपर्क में रहते हैं ना। वैसे आज व्यंजन का भी दिन है, तो क्यों ना एक व्यंजन बता देते हैं, सैंडविच ढोकला। जो मैंने कल ही बनाया था, तो उसकी रेसिपी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें। इसके लिए सामग्री चाहिए 2 मुट्ठी मखाने, 2 मुट्ठी पोहा, 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी चना दाल, 1 कटोरी उड़द दाल, हरी चटनी, जो हम आमतौर पे हरी चटनी बनाते हैं, फिर वो भेल के लिए बनाते हो या फिर सैंडविच के लिए बनाते हो, हरी चटनी, नमक, और तड़के के लिए तेल, राई, जीरा और कड़ी पत्ता। सारी सामग्री यानी 2 मुट्ठी मखाने, 2 मुट्ठी पोहा, 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी चना दाल और 1 कटोरी उड़द दाल, इन सभी चीज़ों को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे, और फिर उसे पानी से निकाल के और फिर उसे महीन पीस लेंगे, और 3-4 घंटे के लिए उसे ढककर रख देंगे, ऐसे गर्म जगह पर रख देंगे, जिससे वो फर्मेंट हो जाएगा सारा मिश्रण। अब एक गहरी थाली में चिकनाई लगाकर उसमें मिश्रण की एक पतली परत डालेंगे और उसे 5 मिनट तक भाप पर पकाएंगे। अब जो हरी चटनी हमने बनाई थी, जैसे उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च है, फिर लहसुन है, मूंगफली के दाने, इन सारी जो हम लोग आमतौर पे हरी चटनी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा मिश्रण डालेंगे ढोकले का, और उसे पूरी तरह से उसके ऊपर फैला देंगे जो हमने भाप पर पकाया था आधा। अब इसे फिर से इस हरी चटनी लगा के फिर इसे 5 मिनट तक भाप पर पका लेंगे। अब ये ठंडा हो जाएगा, फिर बचा हुआ मिश्रण फिर इसके ऊपर डाल देंगे जो ढोकले का मिश्रण है, और उसे भी 5 मिनट तक पका लेंगे। और फिर जब ठंडा हो जाएगा मिश्रण, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, ऊपर से राई, जीरा और कड़ी पत्ता का तेल डाल के वो तड़का लगा के, और तड़का इसके ऊपर डाल देंगे, और हरी चटनी के साथ सैंडविच ढोकला सर्व करेंगे। तो फिर बनाइए और खाइए और खिलाइए। चाय के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। और आजकल गाजर भी खूब आ रही है, तो उसका कई देखिए प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग करते हैं तो बहुत समय लग जाता है गाजर का हलवा बनाने में। लेकिन एक मतलब बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ कि कितना ज़्यादा भी अगर गाजर है, मान लीजिए 4-5 किलो भी है, तो आपको उसको घिसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसको छील लीजिए और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद उसको कुकर में डालिए। कुकर में डालिए, और फिर उसमें बस इतना पानी डालिए, क्योंकि गाजर खुद ही उसमें पानी होता है। रस होता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, बस इतना पानी डालिए कि उसकी जो स्टीम है यानी भाप बन जाए उसमें, और बहुत अच्छी तरह से उसको स्टीम करिए। उसके बाद उसको निकालिए, और जो हम लोग वो हम लोग पाव के साथ तो वो खाते हैं ना, पाव भाजी का मैशर। पाव भाजी, तो उसका मैशर उससे मैश कर लीजिए। अब उसमें थोड़ा ही पानी रहेगा, है ना, वो जो गाजर का पानी रहेगा वही रहेगा, बस उसको मैश कर लीजिए अच्छे से, और थोड़ा सा घी डालिए, उसमें फिर गाजर डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा भूनिए, और उसके बाद ज़्यादा सा, मतलब जो भी जितना भी आपको पसंद है, आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, जिस हिसाब से आपने गाजर ली है, और थोड़ा गाजर है तो 2 किलो है तो फिर 1 पाव वगैरह ऐसे डाल दीजिए, और या फिर उससे कम 1 पाव तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो डाल दीजिए। फिर चीनी डाल दीजिए, और थोड़ी कम चीनी डालिए, क्योंकि जो खोआ होता है, जो मावा होता है, उसमें पहले से ही मिठास होती है। और फिर उसको आप भून लीजिए, जब वो उसका पानी सब खत्म हो जाए तो फिर उसमें घी डालिए। घी डालने के बाद थोड़ा सा भून लीजिए, फिर चीनी डालिए,
और बहुत सारे उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। हाँ, अच्छा, काजू, किशमिश, बादाम डालेंगे तो उसमें और भी जो है ना उसकी जो लज्जत बढ़ जाती है ना उसकी व्यंजन की। हाँ हाँ बिल्कुल। और बस फिर गरम गरम सर्व करें सैंडविच, ढोकला और गाजर का हलवा। ये रेसिपी हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगी। हमारी एक सखी लिखती है कि मोबाइल फ़ोन कितनी पास कितनी दूर हो, सखी सहेली छाया गीत और गीतमाला में तो भाई इसको पास ही रहना है, भले ही और कहीं भी दूर रहे तो रहे। क्या बात है, क्या बात है। और एक सखी हमारी ये भी लिखती है कि पुराने ज़माने में इतने आनंद के साथ सब काम करते थे। उस वक्त जो है बड़े संसाधन नहीं हुआ करते थे, बड़े परिवार थे, पर समय की पाबंदी बहुत बड़ी बात होती थी। समय से उठना, समय से घर के सब कार्य करना, ये जो है हम बहुत अच्छी तरह से करते थे। तो मोबाइल में भी ऐप है, आप सुन सकते हैं विविध भारती। तो चलिए लेते हैं सबसे विदा। आप सभी को सोनाली पाठक और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार।